देख रहे हैं आवाज अड्डा। मैं हूं तमन्ना। आजकल संसद अक्सर अखाड़ा बन जाता है जहां सरकार और विपक्ष एक दूसरे को निशाना बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन एक मुद्दा है जिस पर सब एक साथ आ जाते हैं। ये ऐसा मुद्दा है जिसके सामने ना विचारधारा टिकती है और ना ही वोट बैंक। ये है मुद्दा वेतन का। गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बनी सांसदों की कमेटी ने तय कर लिया है कि उनकी सैलरी डबल हो। इस कमेटी में हर पार्टी के लोग हैं और इनकी चले तो सैलरी सारे अलाउंस के साथ 1,40,000 रुपए प्रति महीने से 2,80,000 रुपए हो जाएगी। क्या ये जायज है? सांसदों ने ऐसा कौन सा काम किया है कि उनकी सैलरी डबल हो जाए और वो अपनी सैलरी खुद क्यों तय करें? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं बीजेपी के नेता और राज्यसभा सांसद विजय गोयल, कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया, जनता दल यूनाइटेड के नेता और राज्यसभा सांसद अली अनवर जी, मणिपाल यूनिवर्सल के चेयरमैन टीवी मोहनदास पाई भी हमारे साथ है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के को फाउंडर जगदीप चोखर हमारे साथ है और सीएसडीएस के डायरेक्टर संजय कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वागत है आप सबका। सबसे पहले विजय गोयल जी, इस बीच खबरें ये भी आ रही है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों के हवाले कि प्रधानमंत्री खुश नहीं है इस 100% सैलरी हाइक के प्रस्ताव से और अब पीएमओ के हाथ में है इसे क्लियर करना, और वो शायद ऐसा चाहते हैं कि कोई बाहर की एजेंसी बने, एक तरह की पे कमीशन बने जो सांसदों की सैलरी तय करे। आप लोग खुद क्यों तय करें अपनी सैलरी? देखिए, मैं आपको अगर इस बहस में भाग लेते हुए बताऊं तो व्यक्तिगत रूप से मैं तो ये समझता हूं कि जो प्रधानमंत्री के सूत्रों के हवाले से बात आ रही है कि सांसद अपनी सैलरी खुद क्यों तय करें, कोई ना कोई कमीशन बनना चाहिए इस बात के लिए, जो कि वेतन आयोग की तरह, जो कि सांसद या अन्य जो प्रतिष्ठित पद हैं उनके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं उनकी वेतनों को वो तय करेगी। और मैं व्यक्तिगत रूप से मैं भी इसमें हूं, क्योंकि है ये कि हर बार जब सांसद के वेतन बढ़ने की बात आती है तो पब्लिक में एक तरह से ऐसे मैसेज आता है कि मान लो कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। दरअसल में जनता को कभी भी सांसदों के वेतन बढ़ने से शिकायत नहीं है। जनता को शिकायत है जो नेता लोग हैं उनकी इमेज से। जो आज उनकी इमेज बनी हुई है उसको लेकर लोगों को लगता है कि ये अपने लिए वेतन क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर के ऊपर अभी भी पब्लिक ऐसा शायद समझती है कि 47 के बाद सांसद जो है वो स्वतंत्रता सेनानी है और उसी तरह का त्याग और तपस्या है, जबकि है ये कि ये भी एक प्रोफेशन की तरह है जिसमें 24 घंटे आपको जनता की सेवा करनी होती है। उस हिसाब से देखेंगे तो अभी जो तनख्वाह मिल रही है वो बहुत ज्यादा नहीं है। पर मैं विजय गोयल जी, आपने बहुत जरूरी बात कही कि ये भी एक प्रोफेशन की तरह है और प्रोफेशनल स्फीयर में बहुत लोग काम करते हैं, हमारे दर्शक भी होंगे। आप देखिए, हर साल सैलरी की एक इवैल्यूएशन होती है, एक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होती है, उसमें सेट प्रोसेसेस होते हैं जिसके बेसिस पर तय किया जाता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा और आपकी सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए। हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय का एक इंडिविजुअल असेसमेंट होता है, ये आप भी जानते हैं। तो अगर आप कह रहे हैं एक प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर है तो ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? आइए पूछते हैं हमारे दूसरे पैनलिस्ट को भी जोड़ते हैं इसमें। जगदीप चोखर जी, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी राय तो ये है कि पहली बात तो ना तो ये त्याग और तपस्या है और मैं समझता हूं ना ही ये प्रोफेशन है। ये बीच की बात है। ये समाज के लिए जो लोग काम करना चाहते हैं, जो समाज में योगदान देना चाहते हैं, उनको राजनीति में आना चाहिए। और उसके साथ साथ ये भी कहना पड़ेगा कि राजनीति में आने के बाद उनको इज्जत से, डिग्निटी से, रिस्पेक्टफुली अपनी जिंदगी और अपनी फैमिली की जिंदगी बिताने का पूरा अधिकार है और उनकी जो इमोल्यूमेंट्स हैं वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन मेरा एक इसमें थोड़ा सा रेडिकल व्यू, आप उसको शायद समझेंगी, कि ये जो सैलरी की बात होती है या वेतन की बात होती है, ये बहुत लिमिटेड बात है। मेरा ये ख्याल है कि ये जितने अलाउंसेस मिलते हैं, आपने कहा कि अलाउंसेस मिला के इतनी हो जाएगी, वो शायद फिगर ठीक नहीं है। अगर हम सारे अलाउंसेस का मूल्यांकन करें तो वो फिगर कहीं
वो बड़ी इनडिटर्मिनेट सी फिगर होती है। तो मेरा ये मानना है, क्योंकि गोयल साहब ने कहा कि ये प्रोफेशन है, प्रोफेशंस में एक कॉन्सेप्ट होता है कॉस्ट टू द कंपनी। तो मेरा ये सुझाव है कि ये सैलरी की बजाय कॉस्ट टू द कंट्री गिननी चाहिए, और सांसदों को इमोल्यूमेंट्स बहुत अच्छे मिलने चाहिए, लेकिन उनको फिर अलाउंसेज और फ्री मकान, फ्री बिजली, फ्री जगदीप जी, फ्री मेडिकल, ये ऑफिशियल फिगर्स मैं आपको बता रही हूँ कि कितना क्लेम हुआ है पिछले एक साल में। ये लोकसभा सेक्रेटेरिएट जो आंकड़े रिलीज करते हैं उसके बेसिस पे मैं कह रही हूँ कि ऑन एन एवरेज पिछले साल पर एमपी 2.7 लाख प्रति महीने दिए गए हैं, सारे उनके क्लेम्स के साथ, और ये था 50,000 के बेस पर। नहीं, मैं उसमें अगर ये पूछूं कि जितना फ्री ट्रैवल इन्होंने किया है वो इसमें शामिल है कि नहीं? जी, 0.5% इसका फ्री ट्रैवल ही है, 0.5% इसका फ्री ट्रैवल ही है, और सारे डिटेल्स उसके बेसिस पर निकल कर ट्रैवल नहीं, फ्री ट्रैवल जो इन्होंने एक्चुअली क्लेम किया है, 0.5% का तो कोई मतलब नहीं है ना। कितना फ्री ट्रैवल के लिए दिया गया एक्चुअल में पे हुआ? जी नहीं, तो ये बेसिक जगदीश जी आप कैसी बात कर रहे हैं? मुझे एक बात बताइए, क्या आज किसी को फ्री ट्रैवल करने का शौक है क्या? आदमी अपने काम से जाता है, आप ये भी दिखाते हैं कि 34 हवाई सफर मिल रहे हैं, और आप ये भी दिखाते हैं कि रेल में फ्री पास मिला। अब या तो आदमी रेल से जाएगा या आदमी हवाई जहाज से जाएगा, और अपने काम के लिए जाता है। वो इसलिए नहीं जाता कि आजकल फ्री ट्रैवल है तो कहीं घूमने के लिए जाता है। तो डिबेट को उस तरफ मत ले जाइए, डिबेट को इस तरफ ले जाइए कि एक सांसद ही है जो 24 घंटे आज जनता को उपलब्ध है। ना तो कोई ब्यूरोक्रेट उपलब्ध है, ना कोई जज उपलब्ध है, और ना कोई और उपलब्ध है। सिर्फ एक सांसद 24 आवर्स है जिसका दरवाजा जनता खटखटा सकती है और अपनी प्रॉब्लम्स उनको कह सकती है। दूसरा, जो मैडम कह रही थी ना कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखें, उनसे कहिए हमारी तो हर 5 साल के बाद परफॉर्मेंस तय हो जाती है, किंतु जो कर्मचारी हैं सरकारी, उनकी हर 5 साल में तय नहीं होती। वो तो फिर भी प्रमोशन पा जाते हैं किसी ना किसी तरीके से, करप्शन भी करेंगे, सैलरी पाते हैं। किंतु एक सांसद जो है, प्रोफेशन है, एक मिनट आपने कहा प्रोफेशन है, और तमन्ना जी एक मिनट विजय जी को मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने आप को सरकारी एम्प्लॉय से या किसी प्रोफेशनल आदमी से कंपेयर ना करें। आपका ओहदा बहुत ऊंचा है और आप उस ओहदे पे अपने आप को रखिए और वहीं रहिए, उसको नीचा मत कीजिए। मैंने अपनी डिबेट को शुरू करते हुए एम्प्लॉय नहीं है, आप देश के मत समझिए। आप डिबेट को नहीं, मैं स्वतंत्रता सेनानी तो नहीं समझता, लेकिन मैं आपको और पार्टिसिपेंट्स को भी जोड़ते हैं डिबेट में। एक मिनट, विजय गोयल जी, जगदीप चोकर जी करिए, और हम औरों को भी जोड़ते हैं। और देखिए कि हम लोग किस तरह से काम करते हैं। हम औरों का भी व्यू सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं हमारे दूसरे सांसद भी हैं, हमारे दूसरे एक्सपर्ट भी हैं, हम उनका भी व्यू सुनकर फिर आपके पास आते हैं। पीएल पुनिया जी, आप सुन रहे हैं सारी बातें, और ये देखिए, हम भी मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सांसद अपने जेब से सारा खर्च करे, ये कोई नहीं कह रहा है, लेकिन एक अक्रॉस द बोर्ड 100% हाइक, वो भी खुद के लिए तय करना, ये लोगों को बुरा लगेगा। और तब बुरा लगेगा जब वो देख रहे हैं कि आए दिन लड़ाइयां हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, बिल नहीं पास हो रहे हैं, लेकिन इस बात पे बीजेपी और कांग्रेस में कोई बैर नहीं। आप जनता की तरफ से सोचिए, लोगों के मन में ये सवाल नहीं आएगा कि देखिए इस बात पर तो सब मान गए। देखिए, ये बात सही है कि परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं, और जो क्षेत्र का खर्चा, लोगों की अपेक्षाएं, उम्मीद करते हैं कि हर उनकी ब्याह शादी में जितने फंक्शन हैं सब में अटेंड करें, और आना जाना भी रहता है, जिसको देख के आपने 7th पे कमीशन के वजह से जो ओवरऑल जो महंगाई बढ़ेगी और बढ़ी है, उसको ध्यान में रखते हुए एक जस्टिफिकेशन है सांसदों का वेतन भी बढ़ाने का, जो भी अलाउंस है उसको बढ़ाने का एक औचित्य है, और मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आमतौर से आरोप लगाते हैं कि सांसदों ने अपने आप बढ़ा लिया। अगर कोई थर्ड एजेंसी उसको तय करती है, कोई पैरामीटर तय करते हैं और उसके आधार पर ये फिक्स होता है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, इसका स्वागत बल्कि होना चाहिए कि हम पे तो आरोप नहीं लगेगा।
जो लोग बात कह देते हैं कि सब कर्मचारियों के लिए फाइनेंस पे कमीशन बनता है और भी अलग अलग वेज बोर्ड वगैरह होते हैं, तो सांसद अपने आप क्यों करते हैं? तो अगर उनके लिए कोई व्यवस्था होती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये सही है कि बढ़ने का औचित्य है, पूरा औचित्य है और उसको सब स्वीकार करते हैं, उसको डिनाई भी कोई नहीं करता है। लेकिन क्या सैलरी बढ़ने का कोई भी लिंक परफॉर्मेंस के साथ नहीं होना चाहिए? अली अनवर जी, अगर हम देखें कि कौन से सेशन में कितना समय बर्बाद हुआ, किस तरह का पैरामीटर होना चाहिए? क्या कोई बेसिस इसका होगा कि कितना काम हुआ, कितने बिल पास हुए, कितना लोगों की जिंदगी सुधरे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में? कोई तो मापदंड होगा, या हर सांसद के 100% डबल हो जाएगी सैलरी? देखिए तमन्ना जी, सबसे पहली बात तो अभी पुनिया साहब जो कह रहे थे कि हम लोगों को कोई एतराज नहीं है, कोई अगर ऐसी एजेंसी हो जो तय करे, लेकिन अभी तक की जो परंपरा आ रही है कि ये स्पीकर और सभापति मिलकर के राज्यसभा के उपराष्ट्रपति जी वो सांसदों की एक कमेटी बनाते हैं और वो बात तय करती है। अभी जो कुछ हुआ है हाइक करने का प्रस्ताव है सैलरी और पर्क्स में, वो स्पीकर और ने एक कमेटी बनाई, उसका रिकमेंडेशन आ गया, तब उसको गवर्नमेंट को सुपुर्द हो गई वो जी। अब इसमें अब स्पीकर की अवमानना का सवाल है कि आप कैसे और कोई कमेटी बना रहे हैं। आगे बना दीजिए, आगे से कर दीजिए पहले से, लेकिन अभी एक जो सदन की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है स्पीकर से, उन्होंने जो कर दिया है, अब ये सरकार पर है कि वो कितना मानती है कितना नहीं मानती है। लेकिन अली अनवर जी जब आए दिन स्पीकर बोलते रहते हैं कि आप बैठ जाइए, आप सुन लीजिए, तब कोई अवमानना नहीं होती। और यहाँ पर जनता बस सुन लीजिए, जनता बस सवाल पूछ रही है कि 100% हाइक किस बेसिस पर? चाहे तो टीवी मोहनदास भाई चाहे तो पूरे सेशन के लिए किसी को बाहर कर दे। जी, आपने देखा कल ही राज्यसभा में एक मेंबर को पूरे दिन के लिए दीवार कर दिया मीटिंग में हिस्सा लेने से। मोहनदास पाई का मैंने ट्वीट पढ़ा था कल, जहां पर मोहनदास पाई जी आपने लिखा था कि हाउस ऑफ एल्डर्स राज्यसभा को तब तक बंद कर देना चाहिए जब तक वहां पर काम ना हो। अब ये प्रस्ताव है कि सारे एमपीज की सैलरी डबल हो जाए, ये आपको लगता है किसी भी बेसिस पर जस्टिफाइड है? मोहनदास पाई जी। जी, मेरा ये विचार है कि राज्यसभा जो हाउस ऑफ एल्डर्स है उनको लेजिस्लेशन करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। आज जो हो रहा है राज्यसभा में कि ताकि वो वेल में आ रहे, चिल्ला रहे हैं, राज्यसभा काम नहीं कर रहे, इससे बहुत लोगों को, नागरिक को नाराज हो रहा है कि ये क्या हो रहा है देश में। ऐसी बिहेवियर, ऐसी स्थिति कभी नहीं होना है। जनता ये कहती है कि आपको अगर ज्यादा वेतन मिलना है तो सही है, वेतन देना है, सबको अच्छा वेतन देना है, एमपीज को भी मिलना है, लेकिन एमपीज को काम करना है। अगर राज्यसभा में जो हो रहा है और लोकसभा में हो रहा है, जीएसटी का बिल नहीं हो रहा है, किसी को देश का हित नहीं है, हमारा हित नहीं है, हम तो टैक्स पेयर्स है, जनता का हित किसी के पास नहीं है, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं और काम भी नहीं कर रहे, सब कुछ रोक रहे, इनको क्यों देना है? अगर कोई इवैल्यूएशन मैकेनिज्म हो तो सही है, इवैल्यूएशन मैकेनिज्म नहीं है तो राज्यसभा को भी बंद करना है, क्योंकि उसमें कुछ मतलब ही नहीं है। लोकसभा तो चिल्लाते हैं, ठीक है, हमको जो गणतंत्र चाहिए, पार्लियामेंट चाहिए, चलने दो, ये वेतन की बात नहीं है, लेकिन वेतन देने से जनता को क्या मिलती है उसकी बात है। आप देखिए एऑन ह्यूविट, जैसा हम कह रहे थे, 10%, 10.3% उन्होंने एक प्रिडिक्शन दिया है इस साल की सैलरीज के लिए प्राइवेट सेक्टर में। इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनियां 8 से 12% के बीच के हाइक्स की बात कर रही है।
और एक पैरामीटर होता है। संजय कुमार CSDS की है हमारे साथ, उनकी राय सुन लेते हैं और फिर डिबेट को ओपन करते हैं। संजय कुमार जी, पर्क्स की अगर आप बात देखें, इसमें मैं लिस्ट में पढ़ रही थी, सांसदों को यह भी अलाउंस है कि हर 3 महीने उनके सोफा कवर और कर्टन साफ किए जाएंगे उनकी एक्सपेंसेस में। वाई, क्यों, ये समझा सकता है कोई हमें? देखिए, इस तरह के पर्क्स की बात की जाती है तो सिर्फ MP की नहीं, कुछ सरकारी नौकरियों में भी बहुत अजीबोगरीब पर्क्स हैं जिसको सुनकर के बहुत अचंभित होते हैं। बैंकिंग सेक्टर की जो पर्क्स हैं उसको भी आप सुनेंगे तो बहुत अचंभित होंगे। मैं कितनी सैलरी बढ़नी चाहिए, क्या पर्क्स होनी चाहिए, इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता। मुझे लगता है कि जरूरत इस बात की है कि कोई एक आधार तय हो। पहली बात यह है, एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन हो, सांसद तय ना करे अपनी सैलरी, बट कोई एक दूसरी संस्था तय करे, जैसे कई देशों में है, ब्रिटेन में है, फ्रांस में है, इटली में है, स्पेन में, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे सांसद अपनी सैलरी और पर्क्स तय नहीं करते। और कोई आधार हो। सिंगापुर एक बहुत अच्छा उदाहरण है। सिंगापुर में MPs की सैलरी कैसे तय होती है? देश के जो 1000 सबसे संपन्न लोग होते हैं उनकी संपत्ति का जो मीडियन होता है वो देखा जाता है और उसका 17% जो है वो उनके MP की सैलरी तय होती है। तो एक आधार है, तो कोई एक आधार लेट डाउन करने की जरूरत है। किसी एक देश में हमने पढ़ा, वह जो सबसे जो टॉप ब्यूरोक्रेट की जो सैलरी होती है उतनी ही सैलरी एक MP को दी जाती है। तो इस डिबेट में ना पड़े कि डबल करना सही है या गलत है। नहीं, बट क्यों ना पड़े? आधार तय करना। संजय कुमार जी, क्यों ना पड़े? क्योंकि आप देखिए इस समय भारत में ड्राउट की सिचुएशन है। ये MPs कह रहे हैं कि 75% उनकी पेंशन बढ़नी चाहिए। OROP का मामला वहां पर फंसा है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, लोग ये सवाल क्यों ना पूछे? मैं कह रहा हूं अगर काम के हिसाब से देखेंगे तो मुझे लगता है कई ऐसे सेक्टर हैं जहां की सैलरी उनके काम के अनुपात से बहुत ज्यादा मुझे दिखाई पड़ती है। तो ऐसा मैं नहीं मानता कि सिर्फ MPs की सैलरी अगर दुगनी हो जाए तो वो इतनी बड़ी सैलरी हो जाएगी कि जिसके लिए हाहाकार मच जाए। मुझे लगता है कि एक तय इस बात का होना चाहिए कि वो तरीका क्या है। नहीं, क्या तो हम अपनी सैलरी स्वयं तय करेंगे? तरीका हो, अब इस पर आते हैं विजय गोयल जी। वो क्या तरीका हो, वो क्या मापदंड हो जिससे तय हो कि किस MP ने कितना काम किया? क्या इंडिविजुअल असेसमेंट होनी चाहिए या यूनिफॉर्म असेसमेंट होनी चाहिए? और बस एक और सवाल, सोफा कवर और कर्टन धुलवाने की अलाउंस क्यों मिले MPs को? तमन्ना, बहुत सारी बातें सांसदों के बारे में, MPs के बारे में भ्रामक हैं। जैसे आपने कहा सोफा और कर्टन अलाउंस हो, आप जरा चेक करना एक बार कितने MPओं ने अपना सोफा 3 महीने के अंदर और या कर्टन 3 महीने के अंदर धुलवाया होगा, तो आपको पता चलेगा 10% ने भी फलवाया होगा, 10% ने भी नहीं किया होगा, क्योंकि MPs के पास इतना टाइम ही नहीं है इन चीजों के लिए। कभी आप नॉर्थ साउथ एवेन्यूज के घर जाकर विजिट करिए, आप देखेंगे MPs के घर जो है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से भरे हुए होते हैं। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, जैसे दूसरी कंट्रीज में है रिव्यू बॉडीज होती हैं जो हाई सैलरीज होती हैं उनके लिए, ऐसे ही हम MPs को इसके लिए बदनाम ना किया जाए। कोई कमीशन, कोई आयोग, कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी होनी चाहिए जो ये तय करे कि सैलरी बढ़नी भी है नहीं बढ़नी, और अगर वो आयोग तय करे नहीं बढ़नी है तो एक पैसा भी बढ़नी नहीं चाहिए। पहली बात आप ये समझ लीजिए। दूसरी बात, आप परफॉर्मेंस की बात करती हैं, मेरा ये कहना है कि एक रूल बनना चाहिए, जो भी वेल में चला जाएगा वो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएगा ताकि डिस्टर्ब ना हो। ये भी रूल बनना चाहिए कि जिस दिन हाउस ना चले उस दिन अलाउंस नहीं मिलना चाहिए, भत्ता नहीं मिलना चाहिए। मैं उसके भी बारे में सहमत हूं। पर एक MP है जो 8 घंटे नहीं 24 घंटे काम करता है। एक MP है जिसको हर 5 साल के अंदर कई बार 1-1, 2-2 साल में टेस्ट देना पड़ता है कि पब्लिक उसको चाहती है या पब्लिक उसको नहीं चाहती है। MP जब रिटायर हो जाता है या हार जाता है इलेक्शन को, उसके बाद भी उसके सारे खर्चे जारी रहते हैं, किंतु ये जो अलाउंसेस हैं और ये जो सैलरी हैं ये सब बंद होकर छोटी सी पेंशन रह जाती है। इसलिए आपने बहुत अच्छी डिबेट करी है ताकि लोगों को समझ आए कि भी राजनीतिज्ञों या MPओं के दर्द क्या हैं, उसको कोई समझने को तैयार नहीं है। इसलिए हमको दुगनी सैलरी नहीं करनी है। नहीं, एक मिनट, फिर इस पर आते हैं मोहनदास पाई जी, और इसमें जगदीप जी आप डेटा वाइज ज्यादा हमको एडुकेट कर सकते हैं, लेकिन मोहनदास पाई जी पहले, ऐसे कितने MPs हैं जिनका बस यही है सोर्स ऑफ इनकम, एकमात्र यही है सोर्स ऑफ इनकम? और फिर क्या इस तरह के प्रावधान जैसे विजय गोयल जी कह रहे हैं कि आप अगर वेल में आए तो आपकी सैलरी कटे, क्या एक इंडिविजुअल असेसमेंट फिर होनी चाहिए कि कितना उन्होंने काम किया है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में?
देखिए हर आदमी को अकाउंटेबिलिटी होना है। ये तो सच है कि सर एमपी को 5 साल में वापस जाना है, लोग का वोट लेना है, और अगर वोट नहीं है तो वो बांट जाएंगे, तो ठीक है, ये तो सच है। लेकिन जो परफॉर्मेंस है राज्यसभा में, एक इंडिपेंडेंट हाउस कमेटी से असेस करके उस परफॉर्मेंस पर जो कुछ वेतन मिलता है, थोड़ा सा वेतन वो परफॉर्मेंस पर ही रहना है, ताकि कि सारे दुनिया और सारे भारत को ये कह सके कि हमारा जो वेतन है वो भी परफॉर्मेंस पर है। ये तो अच्छी बात होगी कि सब भारतीयों को पता चलेगा कि एमपीओ को भी वही रूल है। और जो एमपी लोग अपने आप को सैलरी ज्यादा देते हैं वो ठीक नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उनका फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो मैं इसलिए ये कहता हूं कि कोई और इंडिपेंडेंट बॉडी हो जो रेकमेंड करे कि ऐसी सैलरी होनी है, कोई एक करीब एक फॉर्मूला भी हो। और ये भी सच है कि सैलरी हर साल बढ़ना चाहिए, 5 साल में 10 साल में नहीं बढ़ेगा तो एक ही बार डबल हो जाएगा, और लोगों को बहुत दुख होगा कि क्यों डबल हो रहा है। तो हमको देखना पड़ेगा कि पहले कब वो ज्यादा हुआ था। अगर 5 साल नहीं हुआ तो 50% से ज्यादा उनको मिलना चाहिए। तो 2010 में सैलरी बढ़ी थी, 2010 में सैलरी बढ़ी थी जब 3 गुना कर दी गई थी। 6 साल हो गए, 3 गुना कर दी गई थी। 6 साल हो गए। हाँ, तो 6 साल में क्या 100। एक छोटी सी बात है जी, एक छोटी सी बात है। देखिए अभी तो ड्राउट है, हमारे 50% से ज्यादा लोग, हमारे जो भारत के नागरिक है, बहुत दुख में है। मेरा यह प्रार्थना है कि अभी मत कीजिए, एक मानसून जब शुरू होगा जुलाई अगस्त में तब कीजिए, कि जनता को ये दुख ना हो कि उनके दुख, हमारे एमपी उनके दुख में भाग नहीं ले रहे, अपने आप को ज्यादा वेतन दे रहे। मेरा प्रार्थना है कि 6 महीने के लिए चुप रहिए, उसके बाद में कीजिए, ताकि जनता का जो आप पर भरोसा है वो भरोसा नीचे ना हो। अली अनवर एग्री कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे। जी अली अनवर जी। नहीं, देखिए एक हमारा कहना है, इस तरह की भावनात्मक बातों से नहीं होगा। अब देखिए एक कट ऑफ डेट होता है किसी चीज को लागू करने के लिए। हमारा कहना है कि जब स्पीकर ने कमेटी बना दी, रिकमेंडेशन दे दिया, तो सरकार को ये इसमें फैसला करना चाहिए, जोड़ घटाव उसके जिम्मे है। बाकी जो भी सुझाव आया है, हम लोग खुद कहते रहे हैं पहले से कि उसके लिए आप कोई दूसरी एजेंसी बना दीजिए, और उसमें कई तरह के लोग हों, एक्सपर्ट हों। दूसरी महंगाई भी बढ़ रही है, उसको भी देख करके, और मेंबर्स की ड्यूटी और इंगेजमेंट जो है, जो खर्चे हैं और जनता से जो सरोकार है, उन सब चीजों को देख करके बना दीजिए। लेकिन गोयल साहब जो कह रहे हैं कि भाई बेल में जो चला जाए उसका ऑटोमेटिक वो सस्पेंड हो जाए और उसको भत्ता वगैरह नहीं मिले, तो हमारा कहना है कि भाई 2019 के बाद भी बात आप यही कहते रहिएगा, या जब आप अपोजिशन में थे तब भी यही बात कहते थे। तो इसमें फर्क नहीं होना चाहिए कि रूलिंग पार्टी है तो कोई और स्टैंड, और अपोजिशन में चले गए तो कुछ दूसरा स्टैंड, ये नहीं होना चाहिए। सुनो जी गोयल जी, नहीं मालूम आपका, किंतु मैं आज तक वेल में नहीं गया हूं कभी भी। एक बात ध्यान रखिएगा जी। अरे एक व्यक्ति की बात नहीं है गोयल साहब, एक व्यक्ति की बात नहीं, आपके पार्टी के लोग इस बात को नहीं जाते हैं क्या? हम लोग, हम आप बैठे हैं तो व्यक्ति के रूप में नहीं बैठे। आप तो मेरी बात को सपोर्ट कर दीजिए, हैसियत से यहाँ आए हैं। आप तो हमारी बात को सपोर्ट कर दीजिए। कितने बार आप लोगों ने संसद नहीं चलने दिया? आप तो और पुराने हैं, मैं सिर्फ 10 साल से हूँ और देखा हूँ यूपीए के शासन में भी आप लोगों ने कितना हाउस को नहीं चलने दिया। अनवर भाई, अभी हम करंट की बात कर रहे हैं। अब तो आप मेरे से सहमत हो ना कि जो वेल में जाए उसको सस्पेंड कर दिया जाए? नहीं, वही हम कह रहे हैं। जी पीएल पुनिया जी, व्यक्तिगत राय है कि जी पीएल पुनिया जी इसमें आना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत सी भ्रांतियां हैं, जैसे कि राज्यसभा लोकसभा में कोई काम ही नहीं होता है। अभी 25 तारीख से सेशन शुरू हुआ है, ये सूखे के ऊपर चर्चा हो चुकी, और 2 बिल पास हुए राज्यसभा में। आज जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके ऊपर चर्चा हुई है, और रात को देर तक उसमें चर्चा हुई है। तो जहां जहां आवश्यकता है जितना भी कानून बने, क्या वो अपने राज्यसभा
12 वही बजे तक सीधे रात आके तक भी बैठे हैं। राज्यसभा चलती है। चलती है, बहस होती है। तो जो जितने कानून बने हैं तो राज्यसभा से भी पास होके गए हैं, अकेले लोकसभा से पास नहीं होते हैं। और बहुत से बार जो राज्यसभा ने सुझाव दिया उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये नहीं है कि वो ऐसे ही है। और जहां तक वेल में जाने की बात है, अपना हल्ला होने की बात है, तो ये प्रजातंत्र में हम जनता के लिए बैठे हैं। अब वहां पर कोई रेजिमेंटेशन नहीं है कि वहां पर ये खंभा गाड़ दिया तो उससे आगे कोई नहीं जाएगा। ये प्रजातंत्र के लिए जो भी महत्वपूर्ण लोक महत्व के प्रश्न है उसको उठाना ही होगा। तो फिर क्या मापदंड होगा? के लिए तो फिर मापदंड क्या होगा? जी मोहनदास भाई जी, मापदंड ये देखिए, मापदंड ये है कि वो जागृत सदन है, उसमें चर्चा होनी चाहिए। नहीं, तनख्वाह बढ़ाने का क्या मापदंड होगा? मोहनदास भाई जी, पहले एक्चुअली जगदीप चोपड़ा जी वो बहुत समय से रुके हुए। जगदीप जी, जिस मोड पर अब हमारी चर्चा आई है ये है कि सब मानते हैं कि एक एक्सटर्नल कमेटी होनी चाहिए, ये अच्छा लग रहा है सुनकर, लेकिन मापदंड क्या होगा? विजय गोयल जी कह रहे हो, शायद इस वक्त सरकार के साइड में बैठे हुए हैं इसलिए वो कह रहे हैं कि जो भी वेल में आए उस पर आप एक पेनल्टी लगा दो। एक तरीके से वो इस वक्त उनको सूट हो रहा है, विपक्षियों को पॉलिटिकली सूट नहीं हो रहा है। लेकिन क्या मापदंड होना चाहिए आपके मुताबिक जगदीप? देखिए मैं एक बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि 3 में से 2 राजनीतिक मित्रों ने ये कहा कि इंडिपेंडेंट कमेटी या इंडिपेंडेंट कमीशन होना चाहिए। तो अगर ये राजनीतिज्ञों की ओपिनियन है कि इंडिपेंडेंट कमीशन होना चाहिए तो इंडिपेंडेंट कमीशन बना दीजिए। तो वो इंडिपेंडेंट कमीशन बनाने का अधिकार इन्हीं लोगों को है और किसी को तो नहीं है। दूसरी बात यह है कि तीनों राजनीतिक मित्र हमारे ये कह रहे हैं कि राज्यसभा में और लोकसभा में बहुत काम होता है। तो मुझे ये सुन के बड़ा एक अचंभा सा होता है कि हमारे राजनीतिज्ञों को और संसद सदस्यों को ये कहने की जरूरत क्यों है, ये एक्सप्लेनेशन क्यों देना पड़ रहा है, ये जनता को दिखता क्यों नहीं है? ये परसेप्शन की गलती है या रियलिटी में कुछ फर्क है? क्योंकि यहाँ चर्चा हो रही है, देखना चाहिए। क्योंकि यहाँ चर्चा हो रही है, चर्चा में सवाल मैं अपनी बात खत्म कर लूं। सवाल उठाए गए। मैं अपनी बात खत्म कर लूं सर, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। मैं बहुत देर चुप रहा, अगर आप इजाजत दे तो बोलूं। आप बोलिए जी। एक दफा ये कहा गया कि जो आदमी इलेक्शन में हार जाता है उसके खर्चे चालू रहते हैं। तो मैं तो समझता हूं कि एक इंडियन पॉलिटिकल सर्विस बना देनी चाहिए, जैसे बाकी सब सर्विसेज हैं उसमें चाहे हारे के जीते उसके खर्चे भी चालू रहें और उसकी तनख्वाह और अलाउंस भी चालू रहें। देखिए मैंने शुरू में ये कहा था, इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि सैलरी और अलाउंसेस को खत्म किया जाए और एक काम किया जाए, कॉस्ट टू द कंट्री 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए महीना तनख्वाह मिले, लेकिन फ्री मकान, फ्री ट्रैवल, फ्री ये कुछ न मिले, ताकि देश को कितना खर्चा करना पड़ रहा है वो देश को पता लगे और देश उसको फिर रिस्पेक्ट करे कि ये बहुत जरूरी काम है। डेमोक्रेसी और गवर्नेंस और पॉलिटिकल गवर्नेंस पे देश को खर्चा करना चाहिए जी। तो मैं तो इस चीज के हक में हूं कि ये जो एम्बिगुअस चीज है कि पता नहीं लगता कितना हो रहा है, एक लंप सम तनख्वाह दीजिए बड़ी अच्छी और उसको हर साल बढ़ाइए, लेकिन फ्री में अलाउंस में और कुछ नहीं होना चाहिए। ओके। इसमें कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होगी, सबको पता लगेगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंसी में शादी में जाना है, गिफ्ट देनी है, आप दीजिए। वो आना तो चाहेंगे क्योंकि मुझे बोलने का मौका नहीं मिलता है। नहीं, आप सर आपने बात पूरी की अपनी, अब रिस्पांस दे रहे हैं वो जी। तमन्ना, जगदीश जी मुझे लगता है जगदीश जी एमपीज के घर पे नहीं गए होंगे, इनको नहीं मालूम है। वो जो एमपी के घर हैं वो खाली एमपी के बुलाते नहीं है सर, उनकी कौन से सुनिए जगदीश जी, मुझे कहने दीजिए नहीं है, एमपी से अपॉइंटमेंट लेना बड़ा मुश्किल है। अभी सुनिए, आपको जगदीश जी मुझे आप बात कहने दीजिए, आप कह दिए आप सीनियर आदमी है मेरे से काफी। सुनिए, ये जो एमपीज के घर हैं ये खाली एमपीज के नहीं है, दिल्ली के बाहर से जितने भी एमपीज हैं यहाँ पर, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग आते हैं
वो वहां पर ठहरते हैं, उनके काम होते हैं, उनके हॉस्पिटल के काम हैं, उनके किसी सरकार के महकमे के काम हैं, वो सारे काम किए जाते हैं। मैं चाहूंगा कि अच्छा हुआ आपकी डिबेट के कारण जनता को ये पता चल पा रहा है कि एक एमपी को कितने कितने काम करने पड़ते हैं, कितना वक्त लगाना पड़ता है, कितना खर्चा करना पड़ता है। इसलिए बड़ा लाइटली मत लीजिए। लोगों को मैं मानता हूं कि कुछ एमपीज के अंदर या कुछ राजनेताओं के अंदर भ्रष्टाचार होगा, उसके कारण सबकी इमेज खराब होगी। ऐसा तो टीचर्स के अंदर भी है, डॉक्टर्स के अंदर भी है, सरकारी कर्मचारियों के अंदर भी है। जो सरकारी कर्मचारियों की कौन सी अकाउंटेबिलिटी है जिसके कारण आप समझते हैं उनकी सैलरी ऊपर नीचे होती है, किंतु एक इलेक्टेड आदमी की, चाहे वो एमएलए और एमपी हो, सबसे ज्यादा इस देश के अंदर अकाउंटेबिलिटी है। नहीं, लेकिन देखिए सरकारी कर्मचारी के सर पर हर वक्त किसी का डंडा है उस सिस्टम में, चाहे उनके सुपीरियर हो उस पूरे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में या फिर अल्टीमेटली नेता जो मिनिस्टर हो। हमारे ऊपर तो सबसे बड़ा हमारे आपके ऊपर डंडा है जो हर 5 साल में आता है, 24 घंटे हर 5 साल में आता है, 24 घंटे डंडा। जी ओके, आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। जी संजय कुमार जी इसमें आना चाह रहे थे। सरकारी कर्मचारी के घर आपने आज तक डेमोस्ट्रेशन होते देखा है? किसी जज के यहाँ जो करप्शन में पकड़ा जाए डेमोस्ट्रेशन होते देखा है? किंतु नेताओं के ऊपर सबसे बड़ा जनता का डंडा होता है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। संजय कुमार जी मैं कह रहा था, तमन्ना जी मैं कह रहा था 3 चीजें होनी चाहिए। एक पीरियोडिसिटी तय हो, ये 1 साल पे हो, 2 साल पे हो। अभी दिक्कत यह है कि हर 5-6 साल के बाद जब होता है तो हमें ये दिखाई पड़ता है कि सैलरी में बढ़ोतरी या पर्क्स में बढ़ोतरी बहुत ज्यादा है। नहीं, इस कमीशन ने ये रेकमेंड भी की है, इस कमीशन ने रेकमेंड की है कि ऑटोमेटिक सैलरी रिवीजन हो पीरियोडिकली। मैं कह रहा हूँ पीरियोडिसिटी तय हो, एजेंसी तय हो कि कौन एजेंसी करेगी, तो ये शोर नहीं मचेगा कि एमपी अपनी सैलरी स्वयं बढ़ा रहे हैं। और एक फॉर्मूला हो, हर जगह सैलरी बढ़ाने या घटाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला हो, इसके तहत अगर अपने आप काम होगा तो इस तरह की दुविधा और इस तरह की जो एक भ्रांतियां बन रही है कि एमपी अपनी सैलरी खुद बढ़ाते हैं, वो 100%, 300% बढ़ता है, ये सबसे एक तरह से निजात मिल जाएगा। बिल्कुल एक फॉर्मूला है, एक पीरियोडिसिटी है और एक एजेंसी है जो ये भ्रांति तो नहीं है संजय जी, ये भ्रांति तो नहीं है कि एमपी खुद बढ़ाते हैं, ये तो सच है। नहीं, ये सच है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये जो बहुत बड़ा एक आंकड़ा दिखता है अचानक, भ्रांति कैसे कह रहे हैं सर? नहीं, मैं कह रहा हूं कि 5 साल के ये बहुत बड़ा आंकड़ा दिखाई पड़ता है। लेकिन ये बड़ा आंकड़ा है संजय जी। आप देखिए, आई एम गोइंग बैक टू ह्यूइट की जो डेटा है कि एवरेज प्राइवेट सेक्टर में सैलरी पिछले 6 साल में 10% बढ़ी है और 2008 से 2010 के बीच में ज्यादातर जगहों में प्राइवेट सेक्टर में सैलरी बढ़ी नहीं, कई जगहों पर घटी, कई नौकरियां भी गई। तो अगर आप देखो एज एन एवरेज तो 5 से 6 साल में 70% के आसपास लोगों की सैलरी बढ़ी होगी एक बेस पर, डिपेंडिंग ऑन मेनी फैक्टर्स, और उसमें पर्क्स वगैरह नहीं शामिल। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि एक फॉर्मूला तय हो, एक फॉर्मूला तय होना चाहिए। नहीं, अब आप देखिए ना कि हाउ अनफेयर इट सीम्स। अच्छा, इसमें आप देखिए कि हाउसिंग के एक्सपेंसेस कितने बढ़ गए हैं पिछले 6 साल में, जो अभी भी एमपीज के लिए तब फ्री थे अभी भी फ्री है। मैं तो कह रहा हूं बार-बार कि जरूरी चीजें फ्री हैं जिसके एक्सपेंसेस मैनीफोल्ड बढ़ गए हैं, अपनी मर्जी से ना हो। ओके, मैं तो बार बार इस बात को कह रहा हूं, फॉर्मूला बनना चाहिए कि किस आधार पे सैलरियां बढ़ाई जा रही है। इस फॉर्मूला को भी एमपीज को ही अग्री करना है। अच्छा, और उसका दूसरा पहलू, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद इस पर बात करेंगे, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। अगर सैलरी बढ़ भी रही है तो क्या कोई केसेस में घटनी भी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, ऐसे एमपीज जिन्होंने एक सवाल भी नहीं पूछा, ऐसे एमपी जिनका अटेंडेंस बहुत ही खराब है, ऐसे एमपी जिन्होंने किसी भी तरह के नियम कानून कायदे तोड़े हैं, क्या उनके लिए सैलरी कट नहीं होना चाहिए? इस पर हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाइएगा नहीं। सांसदों की चले तो उनकी सैलरी डबल हो जाए, ऐसा एक प्रस्ताव है इस वक्त प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने। ये डिसीजन, ये फैसला खुद सांसदों ने किया है और इसमें हर पार्टी के सांसद शामिल हैं। इस बात पर कोई बहस नहीं कि उनकी सैलरी डबल होनी चाहिए। उनका कहना है कि 6 साल के बाद सैलरी हाइक मिल रही है और वो भी जरूरी है क्योंकि खर्चे इतने बढ़ गए हैं। हम पूछ रहे हैं कि अगर सैलरी हाइक हो सकती है तो कट क्यों नहीं सकती? अगर कोई गलती हो, अगर कोई काम ठीक से नहीं हो, आप देखिए कुछ आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, लेटेस्ट है 3 मार्च तक के, और पीआरएस है हमारा सोर्स इन आंकड़ों के लिए। इसमें 26 ऐसे सांसद हैं जिन्होंने कोई भी सवाल नहीं पूछा है, 45 ऐसे सांसद हैं जिन्होंने 10 से कम सवाल पूछे हैं, 6 ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 1 सवाल पूछा है,
94 हैं जो 10 से कम बहस में शामिल हुए हैं। ये इंडिकेटिव आंकड़े हैं। मोहनदास पाई जी, क्या एक मापदंड होना चाहिए जैसे प्राइवेट सेक्टर में होता है जहां अकाउंटेबिलिटी होती है, और एमपीज की तो बहुत बड़ी अकाउंटेबिलिटी है क्योंकि इस देश की जनता को अकाउंटेबिलिटी है, कि अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर आपको उसका खामियाजा भुगतना होगा? मैं समझता हूं कि जो आप कह रहे हैं वो सच है। परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो उनका वेतन कट होना है। अभी एक राज्यसभा में एक बहुत अच्छा बात हुआ है, जो एथिक्स कमेटी ने विजय मल्ल्या को बाहर डालने का विचार लिया है। ऐसा है, हमको भी एक कमेटी चाहिए जो एमपी का परफॉर्मेंस देखेंगे। अगर एमपी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो उनका एक्सपर्शन भी वो रेकमेंड करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे आपने कहा था कि एमपी लोग होते हैं जो आते भी नहीं है। देखिए सचिन तेंदुलकर, सचिन का रिकॉर्ड राज्यसभा में कितना बुरा है, वो आता ही नहीं है, कुछ पूछता ही नहीं। उसको क्यों रहना राज्यसभा में, किसी और को रहना है। तो मैं समझता हूं कि परफॉर्मेंस लिंक्ड कॉम्पेंसेशन चाहिए और किसी को इसका एक अप्रेजल करके करना है। वो काम नहीं करेंगे तो वेतन से कुछ कट भी होना है, और देश की आर्थिक स्थिति बुरा हो जाए तो वेतन भी कम होना है। जी विजय गोयल जी। तमन्ना, एक बात समझिए, आप ये मत समझिए आज सांसद का काम सिर्फ संसद के अंदर बहस करना है, प्रश्न पूछना है, डिबेट और डिस्कशन करना है जी। सांसद का जो 90% काम है वो अब कॉन्स्टिट्यूंसीज में हो गया है जी। लोग उनसे कॉर्पोरेटर और एमएलए की तरह काम ले रहे हैं, और वो चाहते हैं कि जिस तरह से कॉर्पोरेशन सेक्रेटर काम करता है, वो जो एमपी है वो उनके लिए सवेरे से लेकर रात तक नाली, खड़ंजा, सड़क, सीवर, बिजली, पानी का काम करे। इसलिए आप सिर्फ ये मत सोचिए। मैं ये तो मान सकता हूं कि भाई एमपीज की अटेंडेंस पार्लियामेंट में कितनी है वो तो देखी जा सकती है जरूर, किंतु आप ये समझिए प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न पूछा जाए वो, और इसके लिए कोई उसका फायदा नहीं है। तो मापदंड क्या होगा फिर विजय गोयल जी? कोई कौन जाकर चेक करेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम हुआ है या नहीं, या फिर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितना विकास हुआ है, विकास के कोई पैरामीटर्स तय हो, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में विकास की रेट कम हुई है वहां पर उसके साथ आपकी सैलरी लिंक हो? जी जी। एक एमपी की जो अकाउंटेबिलिटी है वो दो जगह है। पहली है उसकी पार्टी के लिए, उसकी पार्टी का चेक उसके ऊपर होता है कि ये सांसद अपने इलाके में और पार्लियामेंट के अंदर परफॉर्मेंस कर रहा है नहीं कर रहा, और अगर नहीं कर रहा है तो नेक्स्ट टाइम इसको लाना है कि नहीं लाना। और दूसरा होता है पब्लिक का, पब्लिक के उससे वो जरूर जाता है चेकिंग से, क्योंकि पब्लिक जो है उसके ऊपर हमेशा इतनी हावी रहती है कि अगर एक सांसद काम नहीं करेगा तो दोबारा चुनकर नहीं आएगा। तो ये मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं, आपको थ्योरेटिकल नहीं कर रहा। हो सकता है 100 में से, सुनिए 100 में से 10 एमपी ऐसे हों जो काम नहीं करते हों, मैं इसकी बात नहीं कह रहा हूं बात को, किंतु मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए जो चुनकर आते हैं या जो चुनकर नहीं भी आते हैं, जो हार जाते हैं, उनको भी एरिया में काम करना होता है दोबारा इलेक्ट होने के लिए, इसलिए उनकी अकाउंटेबिलिटी ऑटोमेटिक होती है। नहीं, आई थिंक पीएल पुनिया जी, क्या आप इसको मानते हैं? क्योंकि आप देखिए, ये विजय गोयल जी कह रहे हैं कि जब चुनाव होगा तब आपका सही अप्रेजल होगा। अगर आपका अप्रेजल, जैसे हम कह रहे हैं कि कॉस्ट टू कंट्री, तो अप्रेजल कौन करेगा एमपीज का? वो जनता करेगी। लेकिन हर चुनाव के समय जो 5 साल में होता है एमपीज के लिए, अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं। क्या कोई वेव चल रही है, बड़े मापदंड आ गए, तब ये बातें क्या गायब नहीं हो जाती कि इस पार्लियामेंटेरियन ने कितना काम किया? क्या इस आम चुनाव में ये नहीं देखा गया था? देखिए, उसकी समीक्षा ना तो आप करेंगे, उसकी समीक्षा रोज होती है, जनता के द्वारा होती है, और वही एक सांसद की प्राथमिकता भी रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी कंस्टिट्यूएंसी में रहूं, ज्यादा से ज्यादा अपने कंस्टिट्यूएंट्स वोटर्स हैं उनके बीच में रहूं, उनके लिए काम करें। और मैं नहीं समझता कि एक भी सांसद ऐसा होगा जो अपने क्षेत्र की उपेक्षा करेगा, जो अपने लोगों की उपेक्षा करेगा। और मैं सहमत हूं विजय गोयल जी से कि अगर दिल्ली में जाके देखें, एमपीज के घर पे जाके देखें, उनकी कंस्टिट्यूएंसी के लोग भरे रहते हैं, वो रुकते हैं, रहते हैं, उनको हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए ले जाइए, उनका कहीं ट्रांसफर करना है वो उसके लिए ले जाइए, और काम है। आज इतना आसान काम नहीं है एक सांसद का जिसको इतना आसानी से आप बहस में तय कर लें, निर्धारित कर दें, मानक बना दें, उनका ये कट कर दिया जाए, वो कट कर दिया जाए। इतना सिंपल नहीं है। एक गरिमा
जो इस पद के साथ में है, सांसद के साथ में, उसी तरह से चर्चा में भी उसी तरह से होना चाहिए। और इस तरह से कि वो कुछ नहीं करता है, नहीं करता है, उनका कट हो जाना चाहिए। नहीं, गरिमा का उल्लंघन यहाँ पर क्यों हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है पीएल पुनिया जी? देखिए, लोगों के मन में ये सवाल है, ये फैक्ट है। इस तरह से बात करते हैं कि नहीं आया, सवाल नहीं पूछा तो कट है, ये कट है, ये कौन सी बात है? मैं नहीं समझता। कैसे तय करें? जगदीप जी आप बताएं, कैसे तय करें? कैसे तय? अगर अटेंडेंस खराब है, तय कर दिया, आए नहीं है, अटेंडेंस नहीं होगी तो उनका जो अलाउंस है वो नहीं मिलेगा। उसका अटेंडेंस का अलाउंस अलग होता है, वो कट जाएगा, वो कटता है। कोई ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती वो भी मिलता ही रहेगा। जी, 2000 रुपए प्रतिदिन के आसपास है, वो कटता है। जगदीप जी देखिए, अब ये भी तय करना होगा। आप ज्यादा कर दीजिए, अब आप ही तय करेंगे सब कुछ तो फिर ठीक है। मीडिया का काम पूछना है। पीएल पुनिया जी, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? ये सवाल जनता के मन में है, इसलिए आप पूछ रहे हैं। और जनता देती है सैलरी एमपी की। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सवाल पूछ रही तो मुझे जवाब देने का भी अधिकार है। बिल्कुल, और आपका जवाब हम सुनना चाहते हैं, बिल्कुल सुनना चाहते हैं। जगदीप जी, पीएल पुनिया जी नाराज हो रहे हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि कट होना चाहिए। मैं कह रही हूँ कि क्यों ऐसा मापदंड नहीं होना चाहिए कि कट होना चाहिए। क्या हम मान के चल सकते कि हर एमपी का इक्वल परफॉर्मेंस रहा जब आप इक्वल हाइक की बात कर रहे हैं? जी जगदीप जी, आपके लिए सवाल है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये अभी जो चर्चा हुई है इसमें से 2-3 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उभर के आए हैं। पहले तो ये कहा गया कि एक एमपी का सबसे पहली अकाउंटेबिलिटी उसकी पार्टी की तरफ होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एमपी की अकाउंटेबिलिटी पहले पार्टी की तरफ होनी चाहिए कि पहले उसके वोटर की तरफ होनी चाहिए। एक बात यह है। उसके साथ साथ ये कहा गया कि ऐसा कोई सांसद नहीं है जो अपने वोटरों की उपेक्षा करता है। तो अगर वोटरों का नंबर 2 ही आता है तो उपेक्षा तो अपने आप हो गई। और अकाउंटेबिलिटी, मेरी बात जरा मेरे राजनीतिक मित्रों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मुझे ये कहना पड़ रहा है, अकाउंटेबिलिटी उसकी तरफ होती है जो टिकट देता है, और टिकट पार्टी देती है, इसलिए पार्टी की तरफ अकाउंटेबिलिटी होती है। और ऐसे सांसदों के बहुत से उदाहरण हैं जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीतने के बाद जाते ही नहीं हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट्स को वो मिलने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। सब तरह की एग्जाम्पल्स हैं। सब चीजों को एक मापदंड से नहीं नापा जाता। लेकिन जो आपने सवाल पूछा कि मापदंड क्या होना चाहिए, मेरा ये मानना है कि मापदंड सांसदों को अपने आप बनाना चाहिए, और वो एक दफा मापदंड बना देंगे तो उसको सार्वजनिक करना चाहिए। पब्लिक को पता होना चाहिए कि क्या मापदंड है, ताकि पब्लिक उसी से मापना शुरू कर दे। नहीं, क्यों ना कोई डिस्कशन पेपर हो, जैसे गाइडलाइंस होते हैं। ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात है कि इसके बारे में बात करना ही अवहेलना है। ये तो मुझे लगता है जैसे होगा लोकल। जी, आप कुछ कह रहे हैं अली अनवर जी या विजय गोयल जी? कौन? नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूँ, जगदीप ये कह रहे हैं। ओके, अली अनवर जी और फिर विजय गोयल जी। हाँ, हम तो ये कह रहे हैं कि जब एक कमिटी बन गई, उसका रिकमेंडेशन आ गया, अब वो सरकार के सामने है, विजय गोयल जी की सरकार है, वो तय कर दे, यही तय कर दे कि इसको हम नहीं मानते हैं। नहीं, वो तो तय करेंगे अली अनवर जी, लेकिन आज हम चैनल में ये डिबेट कर रहे हैं कि लोग क्या जानते हैं इसके बारे में, लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। तमन्ना जी, देखिए तमन्ना जी, नहीं, क्योंकि आपने ये बात पहले भी दोहराई, मेंबर का आपने ये बात पहले भी कही कि स्पीकर ने कमेटी बनाई, कमेटी ने आप बोल दिया है, तो आप इसको डिस्कस मत कीजिए। पार्लियामेंट में एक मेंबर का सिर्फ कितना बढ़िया भाषण देता है, कई सवाल पूछता है, यही उसके परफॉर्मेंस का जज करने का एकमात्र ये जगह नहीं है। कमिटीज में जो मेंबर्स काम करते हैं, सालों भर कमिटीज की बैठक चलती रहती है, क्षेत्र में जो काम करते हैं, जितने लोगों से रोज मिलते हैं,
आपसे बताएं, अभी शादी ब्याह का लगन चल रहा है, जब हम लोग क्षेत्र में होते हैं तो एक एक रात में 10-10 जगह हम लोग जाते हैं। अली अनवर जी, यही तो हम पूछ रहे हैं कि आप लोग बेहतर जानते हैं कि क्या क्या काम होता है, लेकिन क्या उसका कोई लोगों के जीने में आग लग रही है जगह जगह, क्या दंगे उसका फसाद कोई होते हैं जगह ऑब्जेक्टिव जगह। तरीका होगा तो उसको तय करने का, ऐसा मत तरीका कीजिए होगा या कि नहीं? उसका परफॉर्मेंस सिर्फ यहाँ सवाल पूछने में है, और एक साथ सब सवाल पूछे तो सबका सवाल पूछने का मौका भी मिलेगा क्या? संजय कुमार जी, हमने एज एन एग्जाम्पल सवाल का हिस्सा उठाया था क्योंकि उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। जी संजय कुमार जी, नहीं, मैं ये कह रहा था कि देखिए बस एक पॉइंट आपके बोलने के पहले, सवाल कितने लोगों ने नहीं पूछा, हमने ये आंकड़ा दिखाया था क्योंकि वो उसको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं। जैसे अली अनवर जी कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूएंसी में होती है, शादी ब्याह का सीजन है, तो क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी के विकास के साथ आप क्वांटिफाई करें? क्या अगर यहाँ पर इन्फेंट डेथ्स कम हुए तो आपकी सैलरी उतनी बढ़े, अगर मेल टू फीमेल सेक्स रेशियो बढ़े तो आपकी सैलरी इतनी बढ़े? तो फिर क्वांटिफाई कीजिए ना, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना विकास हो रहा है उसके बलबूते पर क्वांटिफाई कीजिए। देखिए, एक एमपी का काम सचमुच बहुत चैलेंजिंग है, इस बात से मैं इनकार बिल्कुल ही नहीं करता, लेकिन जब आप अपने क्षेत्र में तरह तरह की जिम्मेवारियां होती हैं, लेकिन जिस तरह की बातों को आप गिना रही हैं कि हर चीज को क्वांटिफाई किया जाए, उससे मैं बिल्कुल असहमत हूं कि आप एक विकास की बात कर सकते हैं लेकिन हर चीज को क्वांटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उसकी जिम्मेवारी, सांसद की जिम्मेवारी लोकसभा या राज्यसभा या संसद के प्रति नहीं है, वहां क्वांटिफाई करने की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है, मैं खुद मानता हूं, अटेंडेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है और वो बहुत ही सिंपल है। हम ये नहीं कह रहे कि किसने कितने सवाल पूछे, लेकिन ये जरूर है कुछ सांसद जो नॉमिनेट होके आते हैं, इलेक्ट होके आते हैं, जिनका अटेंडेंस बहुत कम है। ये बहुत सिंपल क्वांटिफाई करने की जरूरत है और मुझे लगता है कि इस बारे में कुछ दिशा निर्देश तय होने चाहिए कि अगर आप सांसद में कई महीनों तक, कई दिनों तक और पूरे साल भर में अगर आपका 1 या 2 दिन प्रेजेंस होता है, ये चिंता का विषय है और इस पे सांसदों को जरूर कुछ सोचना चाहिए। ओके, विजय गोयल जी। तमन्ना, एक बात समझिए कि जैसे आप कह रहे हैं ना क्वांटिफाई, वो क्वांटिफाई नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है, सांसदों और एमएलए चुने हुए, चाहे वो कॉर्पोरेटर्स हों, उनकी अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा है जनता के प्रति। जी, जो जगदीप जी हैं, जरूर उनके कुछ बैड एक्सपीरियंस रहे होंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा इनके खिलाफ भरे हुए हैं, किंतु एक बात समझिए, ये जो पार्टी है ना, ये जनता के हिसाब से फैसला करती है। जी, कल को अगर उनको लगता है कि विजय गोयल यहां से चुनाव जीत नहीं सकता, या उसकी रेपुटेशन ठीक नहीं है, या वो इलाके में काम नहीं कर रहा है, तो फिर डेफिनेटली पार्टी 10 बार सोचेगी विजय गोयल को टिकट देने के बारे में या उसको अपना कैंडिडेट बनाने के बारे में। ऐसे ही हर पार्टी के अंदर ये बहुत भारी टेस्ट होते हैं। मैं ये मानता हूं, जैसे हर प्रोफेशन के अंदर अच्छे या बुरे लोग होते हैं, ऐसे ही पॉलिटिक्स में भी अच्छे और बुरे लोग होते हैं। और जाहिर तौर पर मैं ये भी मानता हूं कि सांसदों का जो पहला काम था वो था लेजिस्लेशन करना, किंतु अब वो सेकंड काम हो गया। जैसे पर्सनली मैं समझता हूं, ये जो 5 करोड़ का एमपी लेड फंड दिया जाता है, ये नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसने एमपीज को कॉर्पोरेटर बना के डाल दिया है और पब्लिक उससे छोटे छोटे काम कराती है, सड़क का, नाली का, खड़ंजे का, सीवर का, पानी का। जबकि सांसद का काम था कि संसद के अंदर वो लॉ बनाए जाके। वो काम पिछड़ रहा है। दूसरा काम आगे बढ़ गया है कॉन्सेंसी का, क्योंकि सांसद को लगता है वो जीतकर तो कॉन्सेंसी से आता है, तो इसलिए कॉन्सेंसी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है। किसी को अगर देखना हो तो कभी हमारे यहाँ आए और देखें कि एक सांसद को किस किस फील्ड में कितना काम करना होता है। वो सोशल काम भी करता है, वो पॉलिटिकल काम भी करता है, वो कंस्ट्रक्टिव काम भी करता है, उसको पार्लियामेंट भी जाना होता है, तो उसको अपनी फैमिली भी देखनी होती है, इसलिए बहुत ज्यादा काम होते हैं। ओके, बहुत ज्यादा काम होता है मोहनदास पाई जी, और इस काम को नहीं क्वांटिफाई कर सकते हैं और यही डिसाइड करेंगे कि कितनी सैलरी बढ़े, फुल स्टॉप दी एंड। ये एक मैसेज निकल कर आया है, अब तक कि आप नहीं क्वांटिफाई कर सकते, हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं और आपका पूछना ही गलत है। ये भी एक मैसेज आ रहा है डिस्कशन से, हाउ डेयर यू आस्क। देखिए, इस देश का नागरिक एमपीज को पार्लियामेंट में भेजते हैं। इस देश का नागरिक को हक है कि जो पार्लियामेंट जाते हैं उनका रिप्रेजेंट है, उनका वेतन फिक्स करने का उनका हक है। अगर एमपी साहब लोग भी अपने वेतन फिक्स करेंगे, ये तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है
और फिड्यूशियरी ऑब्लिगेशन का डिस्चार्ज नहीं है और उधर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इसलिए हर देश में एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म उन्होंने देखा है। और ये भी मैं बात कहता हूं कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन चाहिए ताकि देश के नागरिक को सब पता चले कि हमारे एमपी लोग काम कर रहे हैं। ये तो सच है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत काम करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो करते हैं उस काम का फल पार्लियामेंट में मिलना है कि रिप्रेजेंट डेमोक्रेसी का एक आधार है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से उनका जो विचार है वो जाकर पार्लियामेंट में बात करे और लेजिस्लेशन पास करे। वो पार्लियामेंट के वो कॉन्स्टिट्यूंसी सोशल सर्विस करने का नहीं है, उनको जनता का विचार लेके पार्लियामेंट में जाके बात करके लेजिस्लेशन करना। इसलिए राज्यसभा में या लोकसभा में जो अटेंडेंस है उस पर उनको परफॉर्मेंस कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। ये सोशल सर्विस का काम नहीं है। उस पर जो आर्ग्यूमेंट थी पीएल पुनिया साहब की कि वहां अगर आप नहीं आएंगे तो आपके पैसे कटते हैं, तो आपकी पेनल्टी वैसे ही हो गई। जी पुनिया साहब, देखिए अगर राज्यसभा या लोकसभा में आप आते नहीं हैं, काम नहीं करते हैं, तो आपका वेतन एक परसेंटेज वेतन कम करना है। सारा का सारा वेतन नहीं, वेरिएबल नहीं होना है, एक परसेंटेज कट होना है ताकि कि जनता को ये विचार हो कि भारत में गणतंत्र में एमपीज भी रिस्पॉन्सिबल है और जो वेतन मिलता है। सवाल देखिए, सवाल है अकाउंटेबिलिटी का। और क्या अकाउंटेबिलिटी का क्या चुनाव जो आप लड़ेंगे फिर से वो एक अकाउंटेबिलिटी का आखिरी और ओनली टेस्ट होना चाहिए, वो है मूल सवाल। पीएल पुनिया जी। नहीं, देखिए जो बहस इस बात बिंदु पर हो रही है, बहुत से मुझे ऐसे लगता है कि भ्रांति है कि जो सांसद की वर्किंग से परिचित नहीं है, जो दबाव कंस्टिट्यूएंसी का है, जो लोगों का दबाव है, जो काम के प्रति जवाबदेही है, लोगों के प्रति जवाबदेही है, वो इतना कठिन काम है, कोई आसान काम नहीं है। और उसमें लग के और फिर पार्लियामेंट भी आते हैं, यहाँ भी सवाल पूछते हैं। और मैं समझता हूं कि आपने आंकड़े बताए हैं, ये अगर पूरे टोटल का देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं है। ज्यादा परसेंटेज उन्हीं लोगों का है जो कि कंस्टिट्यूएंसी में भी खूब रहते हैं और यहाँ पर सवाल भी खूब पूछते हैं और अपने हाजिर भी रहते हैं। मैं लोकसभा में था, पिछली लोकसभा में, और पूरी लोकसभा के 5 साल के दौरान में केवल 2 दिन में नहीं आ पाया था, वो भी उसकी किसी वजह थी, वरना 100% हमारा था। और यहाँ पर भी राज्यसभा में हूँ, यहाँ पर भी इसी तरह से है। और सवाल पूछने में उसमें पीआरए साहब का एक्सेस है और लोकसभा में कैसा रहा दूरा। तो ज्यादातर लोग अपने कंस्टिट्यूएंसी के प्रति, अपनी कंस्टिट्यूएंसी के प्रति संवेदनशील है और जवाबदेह है। और उसी तरह से बहुत बढ़िया है, सारे हमारे एमपी मेहनती हैं, संवेदनशील है, बहुत ही बढ़िया है जगदीप जी। लेकिन फिर भी जो मैं सवाल 1 घंटे से पूछूं, मुझे कोई जवाब नहीं मिला है। कैसे तय करेंगे कि उनकी तनख्वाह कितनी बढ़े, कौन तय करेगा और किस आधार पर? मैं 2 बातें तो हम बताएं कि अगर कोई एजेंसी दूसरी बननी तो बना लीजिए। किस बेसिस पर तय करेंगे? लेकिन जी जगदीप जी। नहीं, 1 मिनट, मेरी एक बात तो ये है कि पूनिया जी ने कहा कि ये एक तरफ तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना काम किया जाता है कि और कम करने का कुछ टाइम नहीं मिलता। दूसरे जनता में ये किसने कहा कि लोग काम नहीं करते? गलत है, ये बात कहिए, गलत बात मत करिए। अच्छा ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैं विजय गोयल जी से 100% सहमत हूं इस दफा। एक तो एमपी लैब्स को बंद कर देना चाहिए और दूसरे आप बंद कर देना चाहिए कि बात करें। सर मैं रिपोर्ट देख रही हूँ कि एमपी लैड को 25 करोड़ करने का प्रस्ताव है वित्त मंत्रालय के सामने। अभी 5 करोड़ से 25 करोड़ करने का प्रस्ताव है। अभी नहीं, वो मुझे भी मालूम है, लेकिन अभी विजय गोयल जी ने कहा कि उनके विचार से ये एमपी लैड ने एमपी को कॉर्पोरेटर बना दिया है, उससे उनकी गरिमा कम हुई है, तो एमपी लैड को बंद कर देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक एमपी की कमेटी बनानी चाहिए जो ये मापदंड तय करे कि एमपी का परफॉर्मेंस कैसे तय होगा और वो पब्लिक कर दिया जाए ताकि जनता की भ्रांति खत्म हो जाए और जनता उसको देख के इनका परफॉर्मेंस असेस कर ले। जिस तरह से सिंपल सी बात है जी संजय कुमार जी, जिस तरह से, और प्लीज शॉर्ट में, डिस्कशन पेपर होते हैं जब nए गाइडलाइंस आने हैं किसी भी सेक्टर के, एक ओपन फोरम पर वो पेपर डाला जाता है किसी वेबसाइट पर, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है एमपी के सैलरी डिटरमिन करने के लिए?
बिल्कुल, मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं कि एक समय सीमा निर्धारित की जाएगी कब कब होगा, और एक कमिटी डिसाइड होगी कौन करेगा, किसको इसकी अथॉरिटी होगी, और ये क्या मापदंड होंगे। मापदंड सबसे जरूरी है। क्या ये 10%, 15%, 20%, 50%, बट मापदंड क्या होगा जो कई देशों में है। हमने इसके आंकड़े देखे और देखा कि दूसरे देशों में क्या मैकेनिज्म है। इवन भूटान जैसे छोटे देश में, घाना जैसे देश में, इन सब जगहों पर भी एक मापदंड। अच्छा, आप देखिए तो मापदंड बनाना चाहिए और इसको पब्लिक करना चाहिए। एक देखिए, एक वेरिएबल पे कंपोनेंट होता है कॉर्पोरेट इंडिया में, यानी अगर आपने टारगेट हासिल किया तो आपको उतना हिस्सा मिलता है वेतन का। क्या ऐसा कुछ हो सकता है हमारे सांसदों के लिए, और वो क्या टारगेट होना चाहिए, इस पर शायद बातचीत भी हो सकती है संसद में, इसकी हम उम्मीद कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और कॉर्पोरेट 2 अलग चीजें, इस पे मेरा मतभेद। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के खास आवाज अड्डा में।